कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान मोर्चा की ओर से आज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसान इस आंदोलन का कारण बताएंगे। किसानों के संगठन ने सरकार की ओर से भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों ने सरकार को लिखकर नए प्रस्ताव देने की बात कही, जिस पर विचार किया जाएगा। किसान संगठन ने कहा कि सरकार लिखित में ठोस प्रस्ताव भेजे ताकि उसको एजेंडा बनाकर हम सरकार से बात कर सकें। भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, इससे स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे पर देरी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे मुद्दों को हल्के में ले रही है। मैं उन्हें इस मामले का संज्ञान लेने के लिए चेतावनी दे रहा हूं और जल्द ही इसका हल निकालूंगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज निकाले जाने वाले मार्च को कोई परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद केवल राहुल गांधी के साथ 3 नेता राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ गई है। इसी बीच नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है। किसानों के आंदोलन के बीच आज किसान सेना के समर्थक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे और इस दौरान किसान सेना नए कृषि कानून पर अपना समर्थन देंगे। हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ हत्या और दंगे के प्रयास का मामला दर्ज किया। इन किसानों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए सीएम मनोहर लाल के काफिले को काले झंडे दिखाए थे। पुलिस की इस कार्रवाई पर हरियाणा कांग्रेस प्रमुख कुमारी शैलजा ने कहा कि किसानों के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज करने से सरकार की हताशा का पता चलता है। पंजाब के करीब 258 गांवों में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई और कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। साथ ही 26 से 27 दिसंबर को आमजन से दिल्ली कूच का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,23,778 हो गई है। वहीं कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,46,756 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 24,712 नए मामले रिपोर्ट किए गए और वहीं पिछले 24 घंटे में 312 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 871 नए मामले सामने आए और इस अवधि के दौरान 18 मरीजों की मौत भी हुई। सीरम इंस्टीट्यूट के टीके के देश में आपात इस्तेमाल की मंजूरी इस हफ्ते तक मिल सकती है। इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने देश में निमोनिया का पहला टीका विकसित किया है और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अगले हफ्ते लॉन्च कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव और वितरण के लिए राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर स्थित स्टेट वैक्सीन स्टोर को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। स्टेट वैक्सीन स्टोर बिहार की नहीं, देश के सबसे बड़े वैक्सीन भंडारण केंद्रों में से एक है। दावा किया जा रहा है कि यहां एक साथ कोरोना वैक्सीन के 35 लाख डोज रखे जा सकते हैं। बिहार सरकार वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक विकास खंड में आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर उपलब्ध करा रही है। प्रत्येक रेफ्रिजरेटर में कोरोना वैक्सीन की 10,000 डोज को रखने की व्यवस्था है। राजधानी दिल्ली के हवाई अड्डों पर कोरोना वैक्सीन के संचालन और वितरण की योजना जनवरी में शुरू हो सकती है। लखनऊ में फिल्म निर्माता निदेशक पहलाज नहलानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस दौरान फिल्म सिटी के निर्माण पर चर्चा हुई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकती है।
सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने HIMS हेल्थ कार्ड और हेल्थ हेल्पलाइन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि हेल्थ कार्ड के टेंडर को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर फरवरी 2021 तक वेंडर का चयन कर लिया जाए। राजस्थान सरकार ने राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में 31 दिसंबर की रात में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान किया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार के आदेश के बाद अब राज्य में नए साल के अवसर पर किसी तरह की पार्टी का आयोजन नहीं कराया जा सकेगा और न ही इस दौरान किसी तरह के पटाखे छोड़े जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वनिगम पियरे क्रेरी इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई। यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान को बनाने की तैयारी जोरों पर है। मास्टर प्लान करीब 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच गांव की जमीन आएगी। इस परियोजना में 5 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसमें वह कंपनी भी शामिल है जिसने नए संसद भवन का आर्किटेक्चर तैयार किया है। रेलवे अब लोगों की परेशानी दूर करने को बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनों को चलाने का विचार कर रहा है और इसमें यात्री तुरंत टिकट लेकर यात्रा कर पाएंगे। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कोहरे और बर्फीली हवाओं की चपेट में है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि मैदानी क्षेत्र कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच आज लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा पड़ा और दिल्ली के कुछ इलाकों में आज सुबह विजिबिलिटी का स्तर 200 मीटर पहुंच गया। राजधानी में अगले 3 दिन में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ ही शीतलहर के प्रकोप की आशंका है। इससे ठिठुरन में इजाफा होगा। हिमाचल में आज और कल मौसम साफ रहेगा। 26 दिसंबर से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जालंधर की लेदर इंडस्ट्री कई कमियों के कारण पिछले 1 साल से बंद पड़ी हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने अस्थायी रूप से शुरू करने का फैसला सुनाया है। जोधपुर में ऑपरेशन आवाज अभियान के तहत पुलिस ने घूंघट प्रथा मुक्त राजस्थान की शपथ दिलाई। बैनर पे हस्ताक्षर भी करवाए गए। बुंदेलखंड में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले आपके प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ को लखनऊ जेल से रिहाई मिली है। बैठक में कहा कि प्रदेश में अब मुद्दों की राजनीति होगी, जाति की नहीं। जंडियाला गुरु में किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। फरीदाबाद में दिन दहाड़े लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के एक युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। संभल में साथी के साथ शौच गए युवक को एक गुस्सैल सांड ने अपने सींगों से पटक कर मार दिया। मृतक का साथी भी सांड के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। शाहजहांपुर जेल में रेप के दोषी आसाराम की फोटो लगाकर कैदियों को कंबल वितरण करने का मामला बढ़ता जा रहा है। जेल अधीक्षक के खिलाफ VHP ने भी मोर्चा खोल दिया है। अथरी में सड़क पर गटर का गंदा पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में बीमारी का डर छाया हुआ है। कागवाड़ में नहर परियोजना शुरू हुए 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को प्रदेश समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। फतेहपुर में अब पंचायत प्रधानों उप प्रधानों की शक्तियां छीन ली गई हैं, जिसके बाद सचिवों के पास मोहरें जमा हुई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में SDM ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे एक चालक को पद से हटा दिया।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। बठिंडा में किसानों ने जियो सिम का टावर बंद कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नए कृषि कानून को गलत बताया। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हमीरपुर में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली ने पीएम मोदी को कृषि कानून के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भेजा। फतेहपुर में दूसरी बार कोरोना बम फूट पड़ा, जिसके चलते एसबीआई शाखा को एक दिन के लिए बंद किया गया। कुल्लू में मूलभूत सुविधाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निथर तरस रहा है, जबकि इसके लिए 2 डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन के पद स्वीकृत हैं। झज्जर में प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ रेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने घटनास्थल पर जाकर जांच की और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। कोरोना महामारी के चलते पिछले 9 महीनों से बंद पड़ी श्री गंगानगर में नांदेड़ साहिब जाने वाली ट्रेन मलोट पहुंची। यहां पर संगतों ने फूलों की वर्षा कर ट्रेन का स्वागत किया। पलवल में किसानों ने कहा कि 25, 26 और 27 दिसंबर को गांव औरंगाबाद स्थित टोल पर भारी संख्या में पहुंचकर टोल को फ्री कराएंगे। टिकरी बॉर्डर पर युवा किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार को समझ लेना चाहिए कि सर्दी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, किसान सर्दी से नहीं डरता। बेंगलुरु में इस्कॉन मंदिर के महंत नवीन कृष्ण दास ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को आशीर्वाद दिया। बेंगलुरु में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग ली और चुनाव को लेकर विचार विमर्श भी किया। कर्नाटक में कोरोना महामारी को देखते हुए 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके चलते रात में बस संचार, होटल खुले नहीं रहने के आदेश जारी किए गए। चामराजनगर में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई और सरकारी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता के हत्यारोपी को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी और वे जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। बागपत में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि 27 दिसंबर को बकाया गन्ना भुगतान को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 46,743 पर और निफ्टी 13,672 पर खुला। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि अनधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से कर्ज लेने में सावधानी बरतें। आरबीआई ने कहा कि ऐप के जरिए व्यक्तिगत ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज मुहैया कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी की जा रही है। होंडा ने ग्रेटर नोएडा के 2 कारखानों को औपचारिक रूप से बंद करने का ऐलान किया है। त्योहारी सीजन की वजह से नवंबर से घरेलू विमान यात्रियों की संख्या अक्टूबर की तुलना में 22% बढ़ी है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी समेत 3 कंपनियों की करीब 225 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। पेटीएम ने छोटे शहरों से हायरिंग शुरू कर दी है। इन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही काम करना होगा। चीन के रेगुलेटर्स ने अलीबाबा ग्रुप के एकाधिकार व्यवहार को लेकर जांच करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस मिलकर बोली लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे ने 7 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन मिला है। दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोगों की जांच में दूसरे स्ट्रेन की जानकारी मिली है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर मॉडर्ना ने बड़ा दावा किया है। मॉडर्ना का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पे भी कारगर है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6.72 लाख नए मामले सामने आए और 13,291 संक्रमितों की जान चली गई।
दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 7 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गया। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 17,36,000 हो गई है। अमेरिका में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। इबोला की खोज करने वाले वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले दिनों में कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक वायरस का पता चल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्षिक रक्षा बिल पर वीटो लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि यह बिल रूस और चीन की मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन में व्यापार समझौता हो गया है। करीब 11 महीने चली वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। पाकिस्तान के कराची में बर्फ फैक्ट्री में विस्फोट होने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। अभिनेता अर्जुन रामपाल ने खुलासा किया है कि एनसीबी ने छापेमारी के दौरान उनके कुत्ते की दर्द की दवाई जब्त की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म रश्मि रॉकेट के रांची शेड्यूल को खत्म कर लिया है। तापसी ने फोटो शेयर करके इस बात की जानकारी दी। कंगना ने बिकनी में ट्रोल किए जाने पर ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया। कंगना ने कहा कि धर्म पे चलो, उसके ठेकेदार मत बनो। सिद्धार्थ मल्होत्रा रॉ के सबसे खतरनाक मिशन पर बनने वाली फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। कोविड-19 के चलते रजनीकांत की फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ गई है। जानकारी के मुताबिक क्रू के 8 सदस्य कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के खिलाड़ियों पर बाहर जाकर बाल कटवाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विराट कोहली के लीव के मुद्दे पर सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की और कहा कि कोहली को छुट्टी मिल गई, लेकिन नटराजन अभी तक अपनी बेटी को नहीं देख पाए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच डेरेन लीमैन का मानना है कि एडिलेड में पहले टेस्ट में करारी हार के बावजूद भारत अभी भी पासा पलट सकता है। आईसीए ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर गेंदबाज प्रज्ञान ओझा को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। टीम के खिलाड़ी शादाब खान चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। तो इसी के साथ टॉप 100 खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।